बहुत समय पहले की बात है, जब घने जंगलों के बीच कई छोटे छोटे राज्य बसते थे। उन राज्यों में एक था सत्यलोक, जहां का राजा वीरेंद्र सिंह बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजा के प्रति समर्पित था। वह रोज सुबह उठकर पहले ध्यान करता, फिर प्रजा से मिलने के लिए दरबार लगाता। सब लोग उसे बहुत मानते थे, क्योंकि वह राजा नहीं बल्कि एक सेवक की तरह राज करता था। सत्यलोक की सीमाएं बहुत विस्तृत थीं और चारों तरफ घना जंगल था। उसी जंगल की आड़ में एक ऐसा गिरोह पनप रहा था जो धीरे धीरे एक के बाद एक राज्यों को लूटता जा रहा था। उस गिरोह का नाम था कालझुंड और उसका सरगना था शार्पू, जो न तो बहुत बलशाली था न ही बहुत बड़ा योद्धा, लेकिन उसकी चालाकी की मिसाल दूर दूर तक दी जाती थी। उसकी चालें इतनी तेज और सटीक होती थीं कि बड़े से बड़ा राजा भी उसकी साजिश में फंस जाता था। शार्पू के गिरोह में 20 लोग थे, हर कोई अलग अलग काम में माहिर, कोई भेष बदलने में, कोई जहर मिलाने में, कोई किला चढ़ने में और कोई खुफिया सुरंगें खोदने में। उनकी खासियत थी कि वे कभी एक जगह ज्यादा देर नहीं रुकते थे। वे आते थे, लूटते थे और जंगल की अंधेरी परतों में गायब हो जाते थे। जब राजा वीरेंद्र सिंह को पहली बार अपने राज्य के उत्तरी गांव में चोरी की खबर मिली तो उसने सोचा यह साधारण डाकुओं का काम है। लेकिन जब कुछ ही हफ्तों में दक्षिण के मंदिर से सोने की मूर्तियां गायब हुईं और पूर्व की सीमा पर व्यापारियों का काफिला लुट गया, तब राजा को समझ आया कि यह काम किसी साधारण गिरोह का नहीं बल्कि एक संगठित ताकत का है। राजा ने अपने विश्वसनीय सेनापति सोमराज को बुलाया और कहा, अब यह लड़ाई तलवारों से नहीं, दिमाग से लड़ी जाएगी। हमें इनके तरीके समझने होंगे और उससे पहले हमें उस जंगल को समझना होगा जिसमें ये छिपते हैं। सो राजा ने अपने कुछ गुप्तचर जंगल की ओर भेजे, पर वे लौटे ही नहीं। तब राजा ने खुद छिपे भेष में जाना तय किया। उसने अपने 3 सबसे भरोसेमंद सैनिकों को लिया और साधु बनकर जंगल की ओर रवाना हुआ। रास्ते में वे कई गांवों से गुजरे जहां लोग डरे हुए थे। किसी की बेटी गायब थी, किसी का धन, किसी का बैल तक लूटा जा चुका था। राजा को यह देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसका निश्चय और भी मजबूत हो गया। उसने देखा कि चोर हर बार एक ही तरीके से वार करते थे। पहले गिरोह का एक आदमी गांव में भेष बदलकर घुसता था, फिर लोगों से दोस्ती करता था, फिर उनके रहन सहन का पता लगाता था और फिर एक रात अचानक लूट होती थी। जब राजा एक गांव में ठहरा तो उसे वहां एक बूढ़ा मिला जो बोला, महाराज, अगर आप ही वीरेंद्र सिंह हैं तो ध्यान से सुनो। ये शार्पू नाम का आदमी कभी सीधा हमला नहीं करता। पहले वह लोगों के सपनों में दाखिल होता है, वह डर फैलाता है और जब लोग डर जाते हैं तभी वह हमला करता है। राजा को यह बात चुभ गई, लेकिन उसने उस बूढ़े की बातों पर ध्यान दिया और सोचा कि डर तो सबसे बड़ा हथियार होता है। इसी बीच जंगल के दूसरी ओर शार्पू की नजर एक महल पर थी जहां रत्नों का भंडार था और बहुत कम सैनिक थे। उसने योजना बनाई और अपने 3 लोगों को उस महल के पास भेजा। वे वहां साधु बनकर पहुंचे और वहां के पुजारी से मिले। धीरे धीरे उन्होंने वहां के मंदिर में घुसपैठ कर ली। उधर राजा अब जंगल के बीच पहुंचा जहां उसे एक पगडंडी मिली जो कहीं नहीं जाती थी। पर अचानक से जमीन कांपी और वह समझ गया कि जमीन के नीचे कुछ है। उसने खुदाई करवाई और वहां से एक सुरंग निकली जो सीधी एक पुराने उजड़े किले तक जाती थी। राजा को शक हुआ और उसने उस सुरंग में गुप्तचर भेजे। तब पता चला कि यही किला कालझुंड का अड्डा था। राजा ने योजना बनाई। उसने सैनिकों को 2 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा जंगल के बाहर छिप गया और दूसरा हिस्सा चुपचाप उस सुरंग से उस किले में पहुंचा। उधर शार्पू उस महल को लूटने निकल चुका था। जब वह महल में घुसा तो उसे वहां कोई नहीं मिला, जैसे सबने पहले से ही सब कुछ खाली कर दिया हो। और तभी उसके पीछे से सैनिकों ने उसे घेर लिया। लेकिन शार्पू तो शार्पू था, वह तो पहले ही यह योजना समझ चुका था। उसने नकली चोर भेजे थे। असली गिरोह तो राजा के किले में धावा बोल चुका था। राजा को यह बात उसी वक्त पता चली जब एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, हम फंस गए हैं। तब राजा ने खुद मोर्चा संभाला और जंगल की तरफ भागा। वह घोड़े पर सवार होकर रात भर बिना रुके चला। जब वह किले पहुंचा तो देखा कि चोर किले के आंगन में खजाना लाद रहे थे। तभी राजा ने बिना कोई आदेश दिए सीधे तलवार उठाई और हमला कर दिया। चोर चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई उन्हें इस तरह अचानक रोकेगा, लेकिन राजा की तलवार आग बन चुकी थी। धीरे धीरे सैनिक भी पहुंचने लगे और किला युद्ध का मैदान बन गया। किले में युद्ध अब तेज हो चुका था। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने हाथों से शार्पू के 2 साथियों को धराशायी कर दिया। वहीं शार्पू महल के पिछले रास्ते से भागने की कोशिश कर रहा था, परंतु राजा की नजरें उस पर जमी हुई थीं।
राजा ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और सीधा पीछा किया। शार्पू जंगल के गुप्त रास्तों से होकर एक पुराने जलाशय की ओर भागा, जहां उसके लिए एक नाव पहले से तैयार थी। लेकिन राजा की घोड़ी रानी तेज थी। वह शार्पू के काफी करीब पहुंच चुका था। तभी शार्पू ने एक चाल चली। उसने नाव की रस्सी काट दी और जैसे ही वह नाव में कूदा, उसने नदी के किनारे रखे विस्फोटकों में आग लगा दी, जिससे पानी के किनारे तेज धमाका हुआ और धुआं चारों ओर फैल गया। पर राजा ने हार नहीं मानी। वह घोड़े से कूदा और सीधे पानी में छलांग लगा दी। शार्पू उसे नहीं देख पाया और समझा कि राजा पीछे छूट गया है। वह नाव से नदी पार करने लगा। उधर राजा ने दूसरी ओर से एक मछुआरे की छोटी नाव ली और चुपचाप उसका पीछा किया। दोनों नावें अब एक संकरे हिस्से में थीं, जहां पानी कम था। राजा ने एक लंबी छलांग लगाई और शार्पू की नाव पर पहुंच गया। दोनों में झड़प हुई। लकड़ी की नाव हिलने लगी। तलवारें टकराईं। दोनों गिरते पड़ते एक दूसरे से भिड़ते रहे। आखिरकार राजा ने एक दांव खेला और शार्पू की तलवार पानी में गिरा दी। अब शार्पू की आंखों में डर था, लेकिन तभी उसने नदी में छलांग लगाई और तैरते हुए किनारे की ओर भागा। राजा भी उसके पीछे पानी में उतरा। उधर सैनिकों ने बाकी चोरों को किले में पकड़ लिया था और अब वे राजा के पीछे भागे। शार्पू जंगल की गहराइयों में गुम हो गया। राजा ने रात भर उसकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। उधर सुबह होते ही राजा ने सत्यलोक लौटकर जनसभा बुलाई और चोरों को सबके सामने लाकर कहा कि जब तक हम एक नहीं होंगे, तब तक कोई भी शार्पू जैसा चालाक आदमी हमें बार बार लूटेगा। उसने घोषणा की कि अब जंगल में एक विशेष सैनिक बल तैनात किया जाएगा, जो लगातार निगरानी रखेगा, और हर गांव से एक व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे अपने गांव की रक्षा कर सकें। राजा ने गुप्तचरों की संख्या दोगुनी कर दी और हर मंदिर, हर खजाने, हर व्यापारिक मार्ग पर चौकसी बढ़ा दी। धीरे धीरे राज्य में सुरक्षा मजबूत हुई और लोग फिर से चैन से जीने लगे। लेकिन शार्पू अब भी कहीं गायब था। कुछ कहते वह है हिमालय की ओर भाग गया, कुछ कहते वह विदेशी लुटेरों से मिला और एक नया गिरोह बना रहा था। पर राजा को यकीन था कि वह कभी न कभी लौटेगा। इसीलिए उसने सैनिकों को हर समय तैयार रहने को कहा। इधर राजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी नीति और प्रशासन से पूरे जंगल क्षेत्र में प्रसिद्धि पाली। लोग दूर दूर से उसकी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी की कहानियां सुनने आते थे। कुछ वर्षों बाद एक दिन राजा को सूचना मिली कि पश्चिम के एक राज्य के खजाने में आग लग गई है और वहां के सेनापति ने संदेह जताया है कि यह काम उसी गिरोह का हो सकता है। राजा ने तुरंत 3 गुप्तचर भेजे, जो साधु बनकर उस राज्य में पहुंचे। वहां उन्होंने पाया कि खजाने की आग एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि जानबूझकर लगाई गई थी और एक अजनबी लगातार उस जगह के पास देखा गया था, जिसने हाल ही में एक बड़ा झोला खरीदा था, जिसमें आग फैलाने वाला रसायन भरा था। जब उस आदमी का चेहरा एक कलाकार ने बनाया तो राजा देखते ही समझ गया कि वह कोई और नहीं, शार्पू ही है। अब राजा ने एक और योजना बनाई, लेकिन इस बार वह शार्पू को पकड़ना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि शार्पू खुद उसके पास आए। इसीलिए उसने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि अगली पूर्णिमा की रात को राज्य का सबसे बड़ा खजाना मंदिर में रखा जाएगा और उसकी रक्षा केवल 3 सैनिक करेंगे। यह खबर जंगलों में आग की तरह फैल गई। शार्पू के लिए यह मौका था। शार्पू ने अपने पुराने कुछ साथियों को इकट्ठा किया और तय किया कि इस बार हमला पूरी योजना से होगा। रात हुई। जंगल में सन्नाटा था। मंदिर के चारों ओर मशालें जल रही थीं और 3 सैनिक दिखाई दे रहे थे, जो धीरे धीरे ऊंघते नजर आ रहे थे। शार्पू और उसके साथी काले कपड़े पहनकर पेड़ों के पीछे से मंदिर की ओर बढ़े, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि हर पेड़ के पीछे एक सैनिक छिपा था और हर दीवार में एक सुरंग बिछी थी जिसमें सैनिक खड़े थे। जैसे ही शार्पू ने मंदिर में घुसने की कोशिश की, एक जाल गिरा और वह फंस गया। राजा वीरेंद्र सिंह सामने आया और बोला, शार्पू, मैं जानता था तू लौटेगा और तूने लौटकर वही गलती की जो हर घमंडी चोर करता है। तूने यह मान लिया कि तू सबसे ज्यादा चालाक है। शार्पू ने राजा की ओर देखा और कहा, तू वाकई चालाक है राजा, पर यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। राजा बोला, यह लड़ाई नहीं थी, यह एक संदेश था कि प्रजा और न्याय जब साथ होते हैं तब कोई चालाकी नहीं चलती। राजा ने शार्पू को बंदी बनाकर न्यायालय में लाया और सबके सामने उसकी सच्चाई बताई। लेकिन साथ ही राजा ने घोषणा की कि अगर शार्पू अपने गुनाहों को माने और जंगल के सभी रास्तों की जानकारी देकर भविष्य में सैनिकों को प्रशिक्षित करने में मदद करे तो उसे जीवन दान दिया जाएगा। शार्पू कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, राजा, मैं हार मानता हूं और अगर तूने मुझे यह अवसर दिया है तो मैं जंगल की सारी जानकारी दूंगा।
ताकि फिर कोई दूसरा शार्पू न बन सके। राजा ने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया और उसे सैनिकों के गुप्त दल में रख लिया। सालों बाद वही शार्पू जो कभी जंगल का सबसे खतरनाक चोर था, वह अब जंगल सुरक्षा का सबसे बड़ा विशेषज्ञ बन चुका था। और राजा वीरेंद्र सिंह अपने राज्य को एक उदाहरण बना चुके थे, जहां शक्ति नहीं बल्कि न्याय और चतुराई से शासन चलता था। समय बीतता गया। शार्पू अब गुप्त प्रशिक्षण शिविर का मुख्य प्रशिक्षक बन चुका था। राजा ने उसे एक अवसर दिया था और शार्पू ने उस अवसर का पूरा मान रखा। उसने जंगल की हर राह, हर छिपी हुई गुफा, हर सुरंग की पूरी जानकारी राजा को दी और न केवल जानकारी दी बल्कि सैनिकों को इन रास्तों में चलना सिखाया, जाल बिछाना सिखाया और यह भी बताया कि जब कोई चोर जंगल में छिपता है तो उसकी मानसिकता क्या होती है, कैसे वह बच निकलने की सोचता है और कैसे उसे पकड़ा जा सकता है। राजा वीरेंद्र सिंह अक्सर खुद छिपकर शार्पू के प्रशिक्षण को देखते थे और कई बार उन्होंने महसूस किया कि अब शार्पू वही आदमी नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। अब उसके अंदर कोई पछतावा था, कोई जलन नहीं थी, कोई लालच नहीं था, बस एक शांति थी जो सिर्फ अनुभव और पराजय के बाद आती है। लेकिन जैसे जैसे राज्य सुरक्षित होता गया और जंगल में शांति फैलने लगी, एक नई चुनौती सामने आने लगी। इस बार खतरा बाहर से नहीं, भीतर से था। राज्य के ही कुछ दरबारी धीरे धीरे सत्ता की लालसा में डूबने लगे थे। वे सोचने लगे कि जब राजा बूढ़ा होगा तब शासन किसके हाथ में जाएगा। एक दरबारी रघुनाथ, जो राजा का खास सलाहकार था, उसने यह साजिश रचनी शुरू की कि वह राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ले। वह जानता था कि जब तक राजा है तब तक कोई और राज नहीं कर सकता, लेकिन अगर राजा की छवि ही जनता के सामने गिरा दी जाए तो शायद रास्ता आसान हो जाए। इसीलिए रघुनाथ ने कुछ मंत्रियों को अपने साथ मिला लिया और अफवाहें फैलानी शुरू की कि राजा अब बूढ़ा हो गया है, उसका ध्यान राज्य पर नहीं रहता। वह अपने पुराने दुश्मन शार्पू पर ज्यादा भरोसा करता है, जबकि शार्पू कभी भी फिर से दगाबाजी कर सकता है। धीरे धीरे ये बातें आम जनता में फैलने लगीं। कुछ लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या वाकई शार्पू पर भरोसा किया जा सकता है? क्या राजा सही कर रहा है? राजा को यह बात जल्द ही पता चल गई, पर उसने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने शांति से सब देखा और समझा और फिर एक नई योजना बनाई। उसने शार्पू को बुलाया और कहा, शार्पू, अब समय आ गया है कि तू अपनी सच्चाई खुद जनता के सामने लाए। मैं नहीं चाहता कि तू किसी के कहे से फिर से गलत राह पर जाए। इस बार तुझे खुद को साबित करना होगा। शार्पू ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, जो कहें वह करूंगा। राजा ने घोषणा की कि आने वाले पूर्णिमा के दिन जंगल में एक बड़ा अभ्यास किया जाएगा, जिसमें शार्पू के नेतृत्व में सैनिकों को जंगल में एक लुटेरे गिरोह को पकड़ना होगा। यह गिरोह असली नहीं होगा बल्कि काल्पनिक होगा, लेकिन अभ्यास असली जैसा होगा। पूरे राज्य से लोग आमंत्रित किए गए और तय हुआ कि यह अभ्यास खुले मैदान में होगा, जिससे सब देख सकें। अब रघुनाथ को यह खबर मिली तो वह परेशान हो गया। वह नहीं चाहता था कि शार्पू फिर से जनता का विश्वास जीत ले। इसीलिए उसने अपने एक आदमी को जंगल में भेजा और कहा कि वह असली चोरों से मिलकर उन्हें इस अभ्यास के दिन हमला करने को कहे, ताकि राजा और शार्पू दोनों की छवि गिरे। उस आदमी ने ऐसा ही किया और जंगल के किनारे रहने वाले कुछ असली लुटेरों को तैयार कर लिया। इधर शार्पू पूरी लगन से अभ्यास की तैयारी में जुटा था। उसने नक्शा बनाया, सैनिकों की टीम बनाई और उन्हें समझाया कि अगर कोई असली हमला भी हो जाए तो कैसे बचाव करना है। वह हर रात देर तक तैयारी करता रहा और राजा उसकी मेहनत देखकर मुस्कुराते थे। अंततः वह दिन आया जब खुले मैदान में हजारों लोग इकट्ठा हुए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई और आप इस कहानी का भाग 2 सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।